Now today we will start with Unit 2 of Class 12th Biology chapter. So Unit 2 has 3 chapters. Chapter number 5 is Principles of Inheritance and Variation, where we will be talking about in detail the Mendel's work and the laws given by him. Then chapter number 6 is Molecular Basis of Inheritance. ये second chapter है इस unit का. So in this chapter we will talk about DNA and RNA in detail, especially with respect to DNA, जो कि genetic material था importantly. Then chapter number 7 is all about evolution. ये इस unit का third chapter है. So today we will start with this first chapter of this unit, that is in sequence in NCERT. This is chapter number 5. लेकिन ये इस unit का second unit का पहला chapter है. So let us start. This is chapter number 5 and it starts with the definition of genetics. So basically genetics is what? It is the branch of biology which deals with the inheritance as well as the variation of characters from parents to offsprings or to progeny. सो जेनेटिक्स बायो की वो ब्रांच है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन से डील करती है. इनहेरिटेंस और वेरिएशन का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिट करना का मतलब होता है कैरेक्टर्स लेकर आना अपने पेरेंट्स से. कहाँ? अपने अंदर, राइट? और कोई भी बच्चा जो है वो 100% फोटोकॉपी नहीं होता अपने पेरेंट्स की. क्यों? क्योंकि वहां एक और फैक्टर साथ में काम करता है जिसे हम वेरिएशन कहते हैं. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस चैप्टर विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन द सीक्वेंस. जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है ग्रिगोर जोहेन्स मेंडल को. सो मेंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. सो बेसिकली we will discuss first of all about Mendel in detail because he is regarded as the father of genetics. So his complete name was Gregor Johann Mendel and he was born on 22nd July. He was born on 22nd July 1822 and died in 1884. Basically, we very well know that Mendel did a lot of work and that is why only he is called as the father of genetics. But for the very long time, his work was not recognized. उनको अपने काम के लिए कोई तारीफ या पहचान बहुत लंबे समय तक नहीं मिली. In fact, you should know कि उनके डेथ के 16 years बाद, 16 years after his death, उनके डेथ के 16 years बाद 3 साइंटिस्ट ने उनके काम पर दोबारा फोकस किया and then Mendel got recognition. So these 3 scientists were Hugo de Vries, Correns and Schermak. So these 3 scientists they later did a lot of work on Mendel's already done work. और इसके बाद 16 साल बाद, उनकी डेथ के 16 साल बाद मेंडल को उनके काम के लिए रिकॉग्निशन मिला. मेंडल ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 6 से 7 साल पी प्लांट, दैट इज पाइजम सटाइवम पर काम किया. एंड द मेन रीजन फॉर नॉट गेटिंग रिकॉग्निशन, क्यों उनको लंबे समय तक रिकॉग्निशन नहीं मिला, इसके 3 मेजर कारण थे. कि इन्होंने अपना वर्क जो है वो प्रॉपर तरीके से पब्लिश नहीं किया. हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली. इसका क्या मतलब हुआ? जब भी कोई रिसर्च वर्क होता है तो उसे पब्लिश करना होता है लोकल और इंटरनेशनल जर्नल्स में. सो मेंडल ने लोकल जर्नल्स में तो थोड़ा बहुत पब्लिश किया मगर इंटरनेशनल जर्नल पे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया. और एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म होता है जिससे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, पूरी दुनिया आपको पहचानती है. तो ये यहाँ मिसिंग लिंक था कि उन्होंने अपने काम को प्रॉपर पब्लिश नहीं किया. दूसरा मेजर रीजन था मेंडल के फेलियर का कि ही वॉज अ मैथमेटिशियन.
he was a mathematician and he was talking about biology. So the biologists then known were not able to digest this. तो उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक मैथमेटिशियन जो है वो कैसे बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए लोग, ये एक और मेजर रीजन था कि लोग उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. फिर इनका जो है तीसरा मेजर जो फेलियर का रीजन रहा कि वो फैक्टर्स वर्ड की बात कर रहे थे. ही वॉज टॉकिंग अबाउट द टर्म फैक्टर्स. इन्हीं फैक्टर्स को आज हम जीन के नाम से जानते हैं. तो ये जो है फैक्टर्स वर्ड को वो जो है वो समझा नहीं पाए या लोग इसे समझ नहीं पाए. और इसका भी मेन कारण ये था कि उस समय माइक्रोस्कोप वगैरह पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि इतना माइन्यूटली इसको स्टडी किया जा सकता. तो वो वर्ड यूज करते रहे फैक्टर्स, एंड द पीपल दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये फैक्टर्स वर्ड क्या है. तो ये 3 मेजर कारण थे जिसके कारण उनको जो है अपने काम के लिए रिकॉग्निशन या सक्सेस नहीं मिली. लेकिन बाद में, दैट इज लेटर ऑन, he got recognition nearly around in 1900. So actually the major reason now for his recognition, उनको जो सक्सेस मिली उसके मेजर कारण ये थे कि उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे. ही सिलेक्टेड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब है जैसे अगर हम किसी एक फूल के कलर को सेलेक्ट करते हैं तो अ फ्लावर में बी व्हाट से पिंक और रेड, या पिंक में डार्क पिंक, लाइट पिंक. तो अगर 2 लोग पिंक कलर की बात करते हैं तो पिंक कलर किसी एक पर्सन के लिए लाइट पिंक हो सकता है, किसी एक के लिए डार्क पिंक हो सकता है. तो यहाँ पे डाउट है कि पिंक का कौन सा शेड. लेकिन अगर कोई कहता है एक फ्लावर पिंक है और एक रेड है, तो पिंक इज पिंक फॉर एवरीबडी और रेड इज रेड फॉर एवरीबडी. सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मीन्स द अपोजिट कैरेक्टर्स जो बिल्कुल अलग अलग है, जिनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. जैसे अगर आप सिर्फ पिंक बोलते हो तो पिंक के बहुत बड़ा कलर चार्ट है, देयर इज अ लॉन्ग चार्ट फॉर दैट कि पिंक के बहुत सारे शेड्स हैं. तो कोई कोई और पिंक शेड अज्यूम कर सकता है, कोई और सा पिंक शेड अज्यूम कर सकता है. बट आप अगर पिंक और रेड बोलते हो या पिंक और व्हाइट बोलते हो तो पिंक इज स्पेसिफिकली पिंक फॉर एवरीबडी एंड व्हाइट और रेड इज स्पेसिफिकली व्हाइट और रेड फॉर एवरीबडी. तो उन्होंने ऐसे प्रॉपर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करी जो स्पेसिफिक थे, जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं था. जैसे उन्होंने हाइट के लिए टॉल और ड्वार्फ वर्ड यूज किया. अब टॉल मतलब लंबा, कितना लंबा इससे मतलब नहीं, बस लंबा है. प्लांट इज टॉल. और ड्वार्फ मीन्स छोटा, छोटा मीन्स सबके लिए छोटा है. ठीक है. सो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं था कि कितना छोटा कितना बड़ा. इट वॉज टॉल फॉर एवरीबडी एंड ड्वार्फ फॉर एवरीबडी. तो उनके चुने हुए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जस्ट अपोजिट थे, जैसे टॉल और ड्वार्फ 100% अपोजिट. कोई कंफ्यूजन नहीं है, कितना टॉल कितना ड्वार्फ वाला कोई कंफ्यूजन नहीं है. देन उन्होंने जो अपना काम किया वो एक बहुत ह्यूज सैंपल साइज पे किया. जो वो फ्लावर्स या प्लांट सिलेक्ट करते थे उनका सैंपल साइज बहुत बड़ा था, जिससे उनको जो है बहुत प्रॉपर डिटेलिंग मिल पाती थी जो भी वो स्टडी करते थे. उसके बाद उन्होंने लिंक्ड जीन की बात नहीं करी. सो देयर वॉज नो यूसेज ऑफ लिंकेज, सो देयर वॉज नो डाउट देन. इसके बाद जो उनका डेटा एनालिसिस था, जो स्टडी वो करते थे पी प्लांट पे, उसका जो डेटा एनालिसिस रहता था वो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड था. इट वाज स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल. तो बाद में कोई भी कंफ्यूजन का कारण लोगों को नहीं मिल पाया. इसीलिए जो है मेंडल को बहुत बड़ी सक्सेस मिली. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही वाज अलाइव तब उनके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया. द मेजर वेर दीज 3 रीजंस. That he could not publish the work properly. He was a mathematician, so his work was not digested by the biologist then known, and then he used the word factors in place of gene. So लोग इस factors word को नहीं समझ पाए. लेकिन बाद में these were the major reasons कि उनके काम को recognition मिला. अब now after discussing this much, there is a big question in front of us. उन्होंने pea plant ही क्यों चूज किया?
ये एक मेजर रीजन है कि हम इस पे बात करें कि पी प्लांट ही क्यों चूज किया था. And then the second major topic to be discussed is what were the 7 contrasting characters he chosen. So these will be the two major topics to be discussed further. Thank you for watching.